देखिए, जो हमारे टीजीटी सिलेबस का अगर देखें टीजीटी सिलेबस में, तो सेट थ्योरी से जो है लगभग 1, 2 या फिर 5 क्वेश्चन तक पूछा गया है। जैसे कि अगर 2013 की बात की जाए तो उसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेट से, और 2016 वाले में एक क्वेश्चन था, और 2021 वाले में सेट से 2 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब सेट से जो है क्वेश्चन बनता है टीजीटी मैथ में। अगर सेट की डिफिनेशन देखा जाए तो सेट का डिफिनेशन ऐसे होता है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of a set is a well defined collection of distinct object. A set is a well defined collection of distinct object. ऑब्जेक्ट्स यहाँ लिखते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। कभी कभार एक होता है, कभी कभार सेट में जो कोई एलिमेंट ही नहीं होते, और कभी कभार बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है वो भी एक सेट है, इंटीजर्स है वो भी एक सेट है। तो कभी कभार ढेर सारे हो जाते हैं एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स, कभी कभार 1-2 या फिर कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना ज़्यादा उचित पड़ेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं डिफिनेशन में क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि वेल डिफाइंड, सबसे पहली बात वेल डिफाइंड। अच्छा, इस डिफिनेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? कलेक्शन। सेट का जो है क्या होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए। से कोई भी चीज़ सेट तभी कहलाएगा जब वो उसका जो है क्या है? कलेक्शन हो। और कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड को हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि अस्पष्ट। यानी कि जो कलेक्शन हो वो क्या हो? अस्पष्ट हो। और क्या ऐसे हो? और जो उस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो? क्या हो? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। उस कलेक्शन में क्या हो? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो उसमें चीज़ें इंक्लूड है। जिससे कह दिया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, कह दिया गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सेट है कि नहीं है। इसमें कह रहा है कि कलेक्शन, पहली बात तो कलेक्शन है। इसमें कह रहा है ऑल गर्ल्स, मतलब कि सभी लड़कियां। क्या कहाँ पे कह रहा है? कि इन योर क्लास। जाहिर सी बात है, कोई क्लास है उसमें जो है या कितनी लड़कियां हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें तो पता होगा ना। यानी कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है और इनका कलेक्शन है। और क्या है? इनका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो गर्ल्स हैं उनके अलग अलग नाम होंगे, उनकी अलग अलग पहचान होंगी, तो क्या है? डिस्टिंक्ट है। और सब अलग अलग क्या है? ऑब्जेक्ट, जिनका जैसे कि अलग अलग नाम जो होगा वो अपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा। ये सेट है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास कह दें चाहे स्कूल कह दें, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर मेरा दी कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन तो है यहाँ पर भी। कलेक्शन से हम जो है मना नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कलेक्शन है। लेकिन जो है यहाँ पर कह रहा है कि इंटेलिजेंट कर। आप ये बताएं, आप अपने क्लास में कितने लोगों को कह सकते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट हैं या फिर ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है? ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं कि हमारे क्लास में इतने लोग इंटेलिजेंट हैं। और पहली बात तो इसका कोई पैमाना ही नहीं है कि किसके ऊपर हम कहें कि ये इंटेलिजेंट है। अगर उसका मैथ अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा हो सकता है, किसी का फिजिक्स अच्छा हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, तो आप किस हिसाब से कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है? तो इसका कोई माप नहीं है, मतलब कि इंटेलिजेंट का कोई माप नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट भी होगा, बस अलग अलग हैं तो डिस्टिंक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट्स भी हैं लेकिन जो है इनका ये वेल डिफाइंड नहीं है।
ये क्या हो जाएगा हमारा, सेट नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया कि दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि लेस दैन 10, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो एलिमेंट होंगे हमारे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेस दैन 10 होंगे। लेस दैन 10 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक लेस दैन 10 है। अब इसमें देखिए चीज़ें स्पष्ट है कि नहीं, स्पष्ट इसलिए है क्योंकि जो है जो ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और जो है क्या है, इनका कलेक्शन है। तो ये चीज़ें स्पष्ट है ना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा समझने के लिए। अब देख लेते हैं सेट को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट को हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म पहला तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर नहीं बिल्डर है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जो रोस्टर फॉर्म होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि हमने कह दिया सेट ऑफ वावल्स, इंग्लिश वावल्स। यदि हमने सेट ऑफ इंग्लिश वावल्स तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा, जो हमारा सेट होगा, इस सेट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो ऐसे होगा सेट ऑफ वावल्स ए ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ वावल्स होते हैं। इसमें भी देख लीजिए कि डिफिनेशन अगर देखें तो चीज़ें स्पष्ट हैं। इन 5 के अलावा इसमें कुछ ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। अगर कह दिया है कि सेट ऑफ वावल्स तो इसका मतलब इसमें से ये 5 चीज़ के अलावा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसमें चीज़ें जो है डिस्टिंक्ट है। और एक बात और, डिस्टिंक्ट का मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें 2 बार नहीं लिखा जाएगा। अगर सेट में कोई भी चीज़ 2 बार है तो उसको हम 1 बार ही लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि कह दिया a = x such that x is a English vowels, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर। टाइप ऑफ सेट, अगला हमारा है टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट में क्या होता है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। मतलब किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हमेशा हाई से डिनोट करते हैं या तो ऐसे मझला ब्रैकेट से, और उस ब्रैकेट में एलिमेंट कोई नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अगला देख लेते हैं सिंगलटन सेट। अगला हमारा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है कि सिंगलटन सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट है, उस सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। अगर किसी सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अगला हमारा है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो और लेबल हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लिया हमने कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई, सो दैट x² + y² = 1, और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। और जेड का मतलब होता है इंटीजर, ये आपने देख लिया था पिछले बार। और तो क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है, ये देखते हैं। तो अगर हम एक्स और वाई की जगह पर इंटीजर रखें, इंटीजर का मतलब 0, -1, -2, -3, और उधर +1, +2, +3 होता है। अगर हम एक्स की जगह पर 0 रख दें तो वाई क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। और एक्स की जगह पर अगर हम 1 रखें तो y = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x = 0 और x = 1। और x की जगह पर अगर हम 2 रखें तो y² = कितना आ जाएगा, 2 रखने पर 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3। तो ये इंटीजर नहीं है, y² = -3, y = कितना हो जाएगा, √-3। ये इंटीजर नहीं है। यानी कि अगर हम y = कितना रख रहे हैं, नहीं x = अगर 2 रख रहे हैं, x = 2 रख रहे हैं
तो हमको इंटीजर नहीं मिल रहा है, y इक्वल टू जो है इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो यानी कि x इक्वल टू हम 2 नहीं रखेंगे। और अगर 3 रखेंगे फिर जो है 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी कि जो है जैसे कि अगर x इक्वल टू 3 रखें तो 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -8। इसका भी जो है हमको एक परफेक्ट इंटीजर नहीं मिलेगा, परफेक्ट इंटीजर नहीं मतलब कि इंटीजर नहीं मिलेगा y इक्वल टू, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रख रहे हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा वो, मतलब कि y जो है अगर x की वैल्यू हम दो से ज़्यादा रख रहे हैं तो y क्या हो रहा है, हमारा इंटीजर नहीं हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि x और y दोनों क्या हो, इंटीजर में बिलोंग करें। तो हमारे जो वैल्यू हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 0 1 और +1 -1। तो x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे तो एक बार 1 होगा, फिर एक बार 0 लेंगे तो -1 होगा, और एक बार 1 लेंगे तो 0 होगा। हाँ, ये 3 चीज़ बन रहा है मतलब। तो ये क्या है कि हमको 3 एलिमेंट मिले, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल मिल गया हमको, ये चीज़ ऐसे करेंगे, इसमें 3 ही एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और जो इनफाइनाइट सेट होता है वो क्या होता है कि काउंटेबल नहीं होता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अगला हमारा है, अच्छा यहीं पर देख लेते हैं हम इंटरवल्स के बारे में, थोड़ा इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होता है, 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से क्या 4 तरीके से कह सकते हैं। पहला ओपन है, दूसरा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फिर होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज, फिर चौथा होता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं देख लेते हैं। ओपन को डिनोट करते हैं ऐसे, ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला, और क्लोज को डिनोट करते हैं ये वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, और सेमी ओपन को डिनोट करते हैं ऐसे, बाएं साइड में छोटा वाला और दाएं साइड में बड़ा वाला ब्रैकेट, और सेमी क्लोज को डिनोट करते हैं बाएं साइड में बड़ा वाला और दाएं साइड में छोटा वाला ब्रैकेट, ऐसे डिनोट करते हैं। और एक तरीका और है, ओपन के लिए ऐसे करते हैं, ओपन है ये हमारा, ये क्या है, ओपन, जैसे कि एक सर्कल बना दिया। और क्लोज के लिए क्या करते हैं, ऐसे ये पूरा गोल कर देते हैं, ये पूरा गोल कर देते हैं ब्लैक पूरा, तो क्या हो जाता है, क्लोज। और सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए, सेमी ओपन मतलब कि इधर से ओपन रहेगा और इधर से क्लोज रहेगा, और सेमी क्लोज सेमी ओपन के लिए इधर से क्लोज रहेगा और इधर से ओपन रहेगा। ये हो गया डिनोशन ऑफ इंटरवल्स। अब देखते हैं ओपन सेट के बारे में, ओपन इंटरवल्स के बारे में। ओपन सेट कहें या फिर ओपन इंटरवल्स, बात एक ही है कि जैसे कि ये हमारा रियल लाइन है और इस पर 2 पॉइंट होगा, कोई भी 2 पॉइंट, मान लिया ये है और ये भी है। तो जो इसके बीच के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे कि वो एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए से और लेस देन होगा बी से। मतलब कि जो ये इधर वाला होगा लास्ट वाला और इधर वाला लास्ट वाला, उसके बीच में ही रहेगा, यानी कि ए और बी के बीच में ही रहेगा। वो क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। और जो एलिमेंट होंगे ये हमारे एक्स वाला जो होगा, एक्स की वैल्यू जो होगा वो इसके नेबर में होगा, नीबर में, और ये लेकिन ए नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। और वहीं अगर हम बात करें क्लोज सेट की, तो क्लोज सेट में क्या होता है कि ये हमने बनाया क्लोज सेट, इसमें जो वैल्यू होगा एलिमेंट होगा वो ए और बी के या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। जैसे कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा और लेस देन आर इक्वल टू बी होगा। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा क्लोज सेट, मतलब कि ए जो है, एक्स जो है, एक्स में ये चीज़ इंक्लूड होगा और बी जो है एक्स में इंक्लूड होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लोज सेट। अच्छा, हम ओपन, और अगर हम ओपन सेट और क्लोज सेट का यूनियन करें, ये मान लिया हमने बनाया, ये 2 लाइन बना दिया हमने,
ये हमारा है ओपन सेट और ये हमारा है क्लोज सेट। अगर हम ओपन और क्लोज का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? क्लोज ही आएगा, क्योंकि क्लोज के अंदर में ये तो है, ये ओपन है, तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जब ओपन सेट का यूनियन करेंगे क्लोज के साथ, क्लोज सेट के साथ, तो क्या आएगा? क्लोज सेट ही आएगा। और अगर हम यहीं पर अगर ओपन और क्लोज का इंटरसेक्शन करें, ओपन सेट और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करें, तो क्या आएगा? तब आएगा, हाँ, अगर ओपन सेट और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा? ओपन सेट आएगा। दोनों में कॉमन क्या है? ओपन। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं? दोनों में जो कॉमन हो। अभी ओपन इंटरसेक्शन के बारे में बताएंगे और यूनियन के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए तब तक, जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों सेट में कॉमन हो। जैसे कि ये एक सेट हमारा है क्लोज सेट और दूसरा हमारा ओपन सेट। तो अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्लोज सेट ही आएगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ओपन सेट आएगा। इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन भी, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें रहेगा। जैसे कि देख लीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि दी यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, मतलब कि ओपन सेट का ही कलेक्शन हो तो उसका यूनियन कह रहा है, तो क्या होगा? ओपन सेट ही होगा। अगर इसी में हम कलेक्शन कर रहे हैं और उसका यूनियन कर रहे हैं तो ओपन सेट ही होगा। यह क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन और हैं जो हम लेके आएंगे, और इस पर जो और कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स आर इनफाइनेटली मैनी ओपन सेट इज ओपन। क्या होता है? ओपन होता है। देखिए, कह रहा है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स और इनफाइनेटली मैनी ओपन सेट इज ओपन। कभी भी जो है ओपन सेट का ओपन सेट से यूनियन करेंगे, चाहे वो एक एलिमेंट का हो, चाहे ढेर सारे एलिमेंट का हो, वो क्या होगा? ओपन सेट ही होगा। कभी भी जब हम ओपन 1 या 2 या 3 या 4 ओपन सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ओपन सेट ही आएगा। ये पहला है। और दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। द इंटरसेक्शन यूनियन है, आप अभी जो है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा और इनको जो है अगर कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर ऑफ ओपन सेट, अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। करा दी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। कभी भी जो है अगर हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ, जब इंटरसेक्शन हम करेंगे ओपन सेट का ओपन सेट से ही, तो क्या आएगा? वो ओपन सेट ही आएगा। जैसे मान लिया हमने ओपन सेट बनाया, ये पूरा ओपन सेट है, इसी में जो है हम एक और ओपन सेट बना दिए। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। जो दोनों में कॉमन होता है, क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या है? ये चीज़ कॉमन है, इसी के अंदर तो इंक्लूड है ये, तो ये दोनों में रहेगा, इसमें तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें भी रहेगा। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? हमारा ओपन सेट ही होगा। जब दोनों फाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, मतलब किसी एक का या फिर इससे ज़्यादा का अगर हम ओपन सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ओपन सेट ही आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि तीसरा हमारा है अ कॉम्प्लीमेंट, यूनियन वाला लिख लीजिए शायद, हाँ लिख लिए होंगे। अ कॉम्प्लीमेंट भी आप पढ़ेंगे आगे। अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी आप जो है जब पढ़ेंगे उसको पढ़ के आप एक बार दोबारा इसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट is called a closed set, is called a
क्लोज सेट। कहने का मतलब जो ओपन सेट का, ये मान लिया ओपन सेट है और ये क्लोज सेट है, तो अगर हम ओपन सेट का हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जिसका हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको, उसके एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको ले लेते हैं। अगर हम ओपन सेट के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है, क्लोज सेट के एलिमेंट बच रहा है। तो वही कह रहा है कि या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज अ क्लोज सेट। ये तीसरा हो गया हमारा। अब इसमें यही चीज़, तीन चीज़ें हैं ओपन सेट में। तो क्लोज सेट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह से है। पहला है एनी इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। क्या होता है, कह रहा है कि एन इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। अगर किसी क्लोज सेट से क्लोज सेट का ही इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। जैसे ये हमारा क्लोज सेट है और इसके अंदर हमारे क्लोज सेट हैं, ऐसे क्लोज सेट हैं, तो इस क्लोज सेट का मान लीजिए हम इंटरसेक्शन करते हैं इसके साथ, तो क्या आएगा, यही चीज़ तो आएगा। तो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, यही चीज़ तो कॉमन है, तो यही चीज़ आएगा। तो ये कह रहा है एन इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। अब आगे देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 द यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। कह रहा है कि जब हम क्लोज सेट का यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, क्लोज सेट ही आएगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा देख लेते हैं, दी एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड। जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा क्लोज होता है। दी एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड। इसको आप नोट करके ज़रूर रखिएगा, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि दी होल सेट इज क्लोज। कोई भी सेट हो वो क्या होता है, क्लोज होता है। दी होल सेट इज क्लोज्ड। और जो उसके अंदर वाले होते हैं वो ये ओपन होते हैं। जैसे कि हमने ये लिख दिया कोई सेट 1 2 3 4 5 6, तो ये क्लोज है। लेकिन अगर बात किया जाए यहीं पर कि x इज ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 5, तो x क्या होगा, 3 और 4 होगा, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर में है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज। लेकिन ओपन वाले में क्या है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दी होल सेट इज क्लोज। इन चारों को आप जो है लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन। अब आगे हमारा है सबसेट। अब आगे हमारा है सबसेट। तो सबसेट की बात करें, जो सबसेट होता है वो कुछ इस तरह के होता है। जैसे कोई सेट है हमने ले लिया कोई सेट ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, तो जो इसके सबसेट होंगे इसी से आएंगे। जो सबसेट होता है किसी सेट से ही निकल कर आता है। जैसे हमने लिख दिया सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3। ये भी एक सबसेट है इसका, मतलब कि कोई सेट भी अपने आप में एक सबसेट होता है। और दूसरा सबसेट होगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट भी किसी न किसी सेट का सबसेट होता है। यानी कि दो चीज़ें हर एक सेट के सबसेट होते हैं, उसमें चेंज नहीं होगा। एक तो वो खुद सेट और दूसरा एम्प्टी सेट, और जो अन्य होंगे वो इनसे निकलेगा। जैसे कि दूसरा हमने ले लिया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अपने आप में एक सबसेट है और अपने आप में एक सेट है। ये अपने आप में एक सेट है लेकिन इसके सबसेट हैं। और ये हो गया हमारा 3, और 1 2 3 ले लिया है, तो हमने ले लिया 1 2 ले लिया, हमने ले लिया 2 3 ले लिया, और हमने ले लिया 1 3 ले लिया। और देखिए टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं 8। और एक बात और, अगर कभी भी पूछे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। कभी भी किसी सेट का, किसी भी सेट का, ए हो बी हो कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, किसी सेट का अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछता है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। और जो n होगा हमारा, n क्या होगा, n इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जो सेट के एलिमेंट होते हैं अलग अलग, वो सब क्या होते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जैसे इसमें कितना है 3 है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हम क्या रखेंगे 3। अगर पूछ लिया कि इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, तो कितने एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर यानी यहाँ पर 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा 8। और 8 हमने आपको निकाल कर दिखा दिया है। और जैसे कि यहीं पर होता 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जितना भी हो, तो ये सब क्या है कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5। इसका कार्डिनल नंबर कितना है 5। तो अब यहाँ पर बात की जाए कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब कि n की जगह पर हम क्या रखेंगे 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 5, यहाँ पर रखेंगे 5, हो जाएगा 32। ऐसे ही ये हो गया सबसेट निकालने का तरीका। अब हम यहीं पर देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी किसी बुक में दिया गया है, किसी बुक में नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे कि कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो जो प्रॉपर सबसेट होगा उसके जो एलिमेंट होंगे इससे एक कम होंगे। अगर इसमें 4 है कम से कम एक कम होंगे, बाकी 2 3 कुछ भी कम हो सकता है। अगर इसके 4 हैं तो प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक, या फिर जो है 1 हो सकता है, या फिर जो है 2 भी हो सकता है, या फिर जो है 3 भी हो सकता है, या फिर जो है 1 2 हो सकता है, और 1 3 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 2 3 हो गया, ऐसे होगा। और भी बनेगा 4 भी इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 4 नहीं लेंगे, कभी भी 1 2 3 4 नहीं लेंगे, उससे कम 1 2 3 लेंगे, या फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, और 2 3 लेंगे, 1 4 लेंगे, ऐसे लेंगे। अब इसे 2 2 4 लेंगे, ऐसे लेंगे, 3 4 लेंगे, ठीक, और 2 3 4 लेंगे। मतलब कि टोटल कितना बनेगा, अभी हम सारा बना नहीं सकते, अलग अलग बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 15 बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी वो टोटल नहीं बनाएंगे, अब बना लीजिएगा। टोटल बनेंगे 15 इसके प्रॉपर सबसेट जो टोटल बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू होता है 2 की पावर n माइनस 1। और n क्या होता है इसका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कितना है 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, माइनस 1 के कितना है 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा 15। तो प्रॉपर सबसेट आपने देखा कि जब किसी सेट का प्रॉपर सबसेट निकालते हैं तो प्रॉपर सबसेट जो होता है वो उस सेट से कम एक एलिमेंट कम होगा, वही होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। और ये चीज़ आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे फार्मूला ही पूछा गया है, तो बाकी क्वेश्चन की तो बात अलग है। डायरेक्ट फार्मूला ऐसे ही पूछा गया टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। यूपी टीजीटी नहीं कह सकते, तो उसमें भी पूछा होगा, ये ध्यान नहीं है, लेकिन टीजीटी में पूछा गया है। तो कभी भी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो 2 की पावर n माइनस 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो क्या बताया था हमने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n बताया था। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर सबसेट की। अब देखते हैं इसके आगे क्या है।
अब एक यहीं पर है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट में क्या होता है, जैसे कि मान लिया कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 है। जो पावर सेट होगा तो जो इसके सबसेट बनेंगे उसी का हम सेट बना लेते हैं। जो सेट का सबसेट बनेगा उसी का हम क्या बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर सब पावर सबसेट, पावर सेट। इसके सबसेट क्या होंगे, सबसे पहली बात तो ये 5 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा हो जाएगा 1 2 3। टोटल 8 बनता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 पावर n, 2 पावर n मतलब 2 पावर 3 8। ये हमारा 8 बन गया। अब इसी को हम जो है एक सेट बना लेते हैं, ऐसे कामा लगा के सेपरेट करके एक सेट बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा पावर सेट। पावर सेट, और जो पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होते हैं, 2 की पावर n। अब अगला हमारा है इक्वल सेट। यहीं पर देख लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि जैसे कि दो सेट हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी हमारा है, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3। ये क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर वो भी सेम होना चाहिए और जो इसका फिगर है एलिमेंट्स का वो भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए। इसमें एक्स वाई जेड है तो इसमें भी एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है इक्वल सेट। यहीं पर देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जैसे कि सेट ए हमारा है 1 2 3 और सेट बी हमारा है 4 5 6। देखिए कार्डिनल नंबर तो सेम होगा, दोनों में कार्डिनल नंबर तो सेम है लेकिन फिगर अलग अलग है। इसमें 1 2 3 है, इसमें तो 4 5 6 है। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए बाकी फिगर अलग अलग। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, इसका यूज सबसे ज़्यादा है यूनिवर्सल सेट का। जैसे कि ये हमने बनाया वेन डायग्राम। अब यहाँ से खेल शुरू होता है वेन डायग्राम का। पूरे सेट में सबसे अगर अच्छी चीज़ कोई है तो वेन डायग्राम। इससे कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, पूरे सेट का कोई भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि पूरा सेट ये इस वेन डायग्राम पे डिपेंड है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये होता है कि ये टोटल यूनिवर्सल सेट होता है और इसी के अंदर जो है अन्य सेट इंक्लूड रहते हैं। इसी के अंदर अन्य सेट इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि कोई सेट है ए हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी हमारा है 2 3 4। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गए और या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या इन दोनों के एलिमेंट रहेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो है हमारा सबसेट होता है इसका, ये सेट या फिर ये सेट हमारा सबसेट होता है इसका। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन यूनियन, ऑपरेशंस ऑन सेट। अगला हमारा है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट में क्या है, सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा एलिमेंट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ऐसे एलिमेंट है। अब कह दिया कि सेट ए और बी का यूनियन करिए। सेट ए और बी का क्या करिए, यूनियन। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी। इस यूनियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं यू से। तो ये पढ़ा क्या जाएगा, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, इन दोनों सेट के एलिमेंट को हम एक साथ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। तो अगर 1 2 3 यहाँ एक और बार और लिखेंगे तो 2 2 बार हो जाएगा। किसी भी सेट में हम क्या करते हैं
किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, उसको एक बार ही लिखते हैं। तो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, उसको हम एक बार ही लिखेंगे और बाकी 4 5 यहाँ पर है, तो 4 5 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। आगे है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट।